हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस हुई है उनको प्रोसेस होने के बाद डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिल रही है। और इसके वजह से काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस जो कि सेक्शन 139(1) में हमें मिली है उसका किस तरीके से हमें रिप्लाई करना है, इसके बारे में आप हमें बताएं। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस से रिलेटेड आज हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139(9) इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर्ड होता है। तो सबसे पहले तो डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस की मीनिंग क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे कि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस क्यों आता है, उसके क्या कारण होते हैं, और यदि आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ जाती है तो उस केस में आपको क्या एक्शन लेना है, मतलब क्या आपको उस नोटिस की रिप्लाई कैसे करनी है। और फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि आपको ये जो रिप्लाई करनी है नोटिस की उसकी टाइम लिमिट क्या है, जो कि आपको नोटिस में जो है मेंशन होती है कि आपको कब तक इसकी रिप्लाई आपको करनी है। इसके बाद यदि आपके नोटिस में जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया यदि वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसके बाद आपको किस तरीके से इसका रिप्लाई करना है, किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करना है। तो डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जो मतलब होता है वो क्या होता है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करते समय अक्सर ये हमारे साथ होता है कि हम कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं या फिर कुछ भूल हमसे हो जाती है। जैसे कुछ इनकम हमें रिपोर्ट करनी थी लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं किया, हम भूल गए, या फिर हमने जो है जानबूझ के गलती कर दी है उसमें। जैसे कि हमें इनकम जो 26 AS में हमें रिपोर्ट करना था, हमने उस इनकम को कम करके यहाँ रिपोर्ट कर दिया। हमने कोई डिडक्शंस जो है गलती से क्या कर लिया, क्लेम कर लिया अपने आईटीआर में। तो हमारी ये गलती और हमारी ये भूल हमारे आईटीआर को डिफेक्टिव बना देती है, जिसके वजह से कि जब हमारे आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है तो उस समय हमारी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली जाती है और इनकम टैक्स ऑफिसर सेक्शन 139(9) में जो है हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस थमा देता है और उसमें रीजन मेंशन करता है कि आपकी आईटीआर क्यों डिफेक्टिव मोड में गई है। इसके बाद आपको रिप्लाई करने के लिए बोला जाता है, उसमें टाइम लिमिट दी जाती है जिसमें कि आपको रिप्लाई करना होता है। इसके बाद सेकेंड पे होता है कि डिफेक्टिव रिटर्न के रीजन्स क्या होते हैं। तो डिफेक्टिव रिटर्न की जो नोटिस आती है उसके लिए काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, जिसमें से कि यहाँ पे 12 रीजन्स जो है नॉर्मली देखे जाते हैं। पहला रीजन होता है कि आपके आईटीआर में जो आपका नाम है और जो पैन नंबर में आपका नाम है, यानी कि पैन कार्ड से आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई है, उसमें जो नाम है दोनों में मिसमैच हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जब आप अपने यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम चेक करना है। यहाँ जो नाम आपका है ये पैन नंबर के अकॉर्डिंग ही नाम आया है। हो सकता है कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो नेम का मिसमैच है आपने करेक्ट कराया होगा बाद में, जिसके वजह से कि आपने क्या किया, अपने आधार कार्ड में जो नेम था उसके अकॉर्डिंग आपने आईटीआर फाइल कर दी। तो आपने जब आईटीआर फाइल की तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आर्यन प्रसाद लिखा है और यहाँ पे जो रिटर्न में जब हमने देखा तो यहाँ पे आपके आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ पे आर्यन लिखा हुआ है। तो इसके वजह से भी आपका जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव मोड में जा सकता है। सेकेंड रीजन डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का होता है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम रिपोर्ट की है वो आपके AIS और 26 AS से मैच नहीं कर रहा है। 26 AS में जो आपको सैलरी की इनकम रिपोर्ट की गई है वो सैलरी की इनकम आपको अपने आईटीआर में लेनी है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिन लोगों ने मार्च क्वार्टर की सैलरी को बिना कंसीडर किए हुए अपनी आईटीआर फाइल की थी अप्रैल या मई महीने में, उनको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मार्च क्वार्टर की जो आपका TDS होता है सैलरी पे वो मई लास्ट तक जो है अपडेट होता है। तो जो लोगों ने पहले फाइल कर दिया है उनको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर का जो रिपोर्टिंग है वो अभी तक हुई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट शो करेगा वो कम दिखाएगा, ठीक है। तो आपको वेट करना चाहिए था, अब पहले आपने आईटीआर फाइल कर दिया जिसकी वजह से कि आपको नोटिस आ रही हैं। तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें जैसे कि आप AIS को भी यदि आप चेक करेंगे तो AIS में जो डाटा आपका रिपोर्ट किया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखते हैं जैसे डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसका बिजनेस की रिसीट्स है, आपने कुछ म्यूचुअल फंड या फिर सिक्योरिटीज वगैरह सेल करी है। तो आपने क्या किया, आईटीआर फाइल करते समय इन इनकम को रिपोर्ट नहीं करी, ठीक है, आप भूल गए। तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो तो आपका 26 AS और AIS के अनुसार तो हुआ ही नहीं, तो जिसके वजह से कि आपकी आईटीआर क्या हो गई, डिफेक्टिव मोड में
चली गई। तीसरा रीजन जो होता है कि आपको ये डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आने का कि आपने अपने आईटीआर में टीडीएस रिफंड तो क्लेम कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके 26AS में या फिर AIS में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सारी इनकम रिपोर्ट की जाती है, और जिस इनकम पे टीडीएस कटा है उस इनकम को तो आपको हर हाल में अपने आईटीआर में शो करनी है। यदि आप उस इनकम को शो नहीं करते हैं और उस इनकम पे टीडीएस जो कुछ भी आपका कटा है आप उसको रिफंड क्लेम करते हैं, तो उस केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आएंगे, क्योंकि उसका जो रीजन है ना कि आपको टीडीएस का जो करिस्पॉन्डिंग इनकम है आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। तो गाइस, फोर्थ रीजन होता है कि सैलरी की इनकम, जो लोग आईटीआर 1 फाइल किए हैं और उसमें जो सैलरी की इनकम उनके 26AS में रिपोर्ट की गई है वो उनके आईटीआर से मैच नहीं करती है। इसका रीजन क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं रिफंड क्लेम करने के लिए 26AS में जो सैलरी रिपोर्ट की गई ग्रॉस वाली उसको वो लोग अपने आईटीआर में कम कर देते हैं, या फिर कुछ चालाकी करते हैं, कुछ डिडक्शंस, कुछ अलावेंसेस वो क्लेम कर लेते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जिसके वजह से कि उनके 26AS की सैलरी और आईटीआर की सैलरी मैच नहीं करती है और उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आ जाते हैं। फिफ्थ रीजन होता है मिस्टेक इन आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। वैसे तो आप AIS और 26AS को जब आप चेक करेंगे तो उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो इनकम वहाँ रिपोर्ट की गई है वो किस आईटीआर से रिलेट करती है। केवल सैलरी की इनकम यदि रिपोर्ट की गई तो आपको आईटीआर 1 भरना है। यदि आपको सैलरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट का कुछ इनकम है या फिर आपका कुछ फिक्स डिपॉजिट या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। बिजनेस वगैरह की इनकम हो रखी है तो आपको आईटीआर 3, आईटीआर 4 दोनों फाइल करना है। तो आपने क्या किया, आपके ऊपर लेट सपोज कि AIS में जो इनकम रिपोर्ट किए गए थे वो उसमें आपको आईटीआर 2 की तरफ इंडिकेट कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया। आपके AIS में आईटीआर 3 फाइल करने के लिए इंडिकेशन मिल रही थी लेकिन आपने उसको आईटीआर 2 फाइल कर दिया। तो इसके वजह से भी आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन के वजह से भी यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आते। 6th रीजन है कि आपने टैक्स जो पेमेंट किया, चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो चाहे एडवांस टैक्स हो, आपने रिपोर्ट तो कर दिया अपने आईटीआर में, लेकिन जो टैक्स किस इनकम पे कटा आपने डिपॉजिट किया है वो इनकम आपने रिपोर्ट नहीं करी आईटीआर में। तो जो टैक्स आप जमा कर रहे हैं उस इनकम को आपको जरूर से आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। यदि आप इनकम को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस केस में आपने जो टैक्स पेमेंट किया है उसका तो रिफंड आप क्लेम कर लेंगे और आप एडजस्टमेंट भी करा देंगे, तो उस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आपको आ सकते हैं। इसके बाद 7 रीजन है क्लेमिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ डिडक्शंस। तो आप क्या करते हैं, अपने आईटीआर में जो डिडक्शंस आपको नहीं लेना उस डिडक्शन को भी आप क्लेम करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एजुकेशन लोन का डिडक्शन नहीं लेना था या फिर आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था लेकिन आपने एटीडी में आपने गलती से डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर लिया है, तो उस केस में भी आपको रॉन्ग डिडक्शन के लिए भी डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आ सकते हैं। 8th रीजन होता है कि कैपिटल गेन की शेड्यूल आईटीआर में जो है आपको मेंशन की जाती है। जब आप AIS चेक करते हैं अपना तो उसमें आपको कैपिटल गेन की जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो के इनकम उसमें दिखते हैं। तो यदि आपने जो है अपनी कैपिटल गेन वाली शेड्यूल आईटीआर 2 में अपडेट नहीं करी है तो उसकी वजह से भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आ सकते हैं। 9th रीजन है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन टीडीएस शेड्यूल। तो टीडीएस शेड्यूल आपको आईटीआर में यहाँ पे दिखती है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक जो है अपडेट होकर के आती है टीडीएस वाली, आप इसमें कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एडिट कर देंगे, कुछ अमाउंट आप बढ़ा करके यहाँ पे दिखा देंगे, या फिर कोई इनकम आपकी जिस पे टीडीएस नहीं कटी है उस इनकम को भी आप यहाँ पे दिखा देंगे और टैन नंबर वगैरह डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे। तो आप जो है अपने टीडीएस शेड्यूल में यदि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो उसके वजह से भी आपको
डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आ जाते हैं। 10th रीजन होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, लेकिन जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस समय आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आप उसमें डिटेल्स जो भी होता है शेड्यूल, उसमें आप कोई भी डाटा फिलअप नहीं करते हैं। बिना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपडेट किए हुए आप जब ITR को फाइल करते हैं तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिसेस आ जाती हैं। 11th रीजन होता है कि लायबल टू टैक्स ऑडिट, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, लेकिन जब आप अपनी ITR को क्या करते हैं कि बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ही फाइल कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टैक्स ऑडिट के केस में आपको 1 महीने पहले अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो इसके बाद ही आपको ITR फाइल करना होता है। तो इसके वजह से भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस आ जाते हैं। इसके बाद 12th रीजन होता है BSR कोड, डेट ऑफ चालान, चालान सीरियल नंबर। ये आपने गलत यदि आपने इंटर कर दिया तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।